दोस्तों नमस्कार। एग्जाम का अंक चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है। आज है 3 मार्च। तो चलिए 3 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ ही दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है उसमें हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जिनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसलिए वीडियो बहुत बड़ी नहीं होती है लेकिन बहुत उपयोगी होती है। इसलिए पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिए। साथ ही अपने हृदय प्रिय मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। ठीक है, तो चलिए आज यानी 3 मार्च की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की गई है। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर जमा कितने प्रतिशत ब्याज देने की ईपीएफ जमा पर कितने प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है। ठीक है ना? तो देखिए ऑप्शन ए है 8.10%, ऑप्शन बी है 8.15%, ऑप्शन सी है 8.20% और ऑप्शन डी है 8.25%। तो बताइए कि ईपीएफओ ने यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारी भविष्य निधि में जो पैसे जमा है कर्मचारियों के, उस पर वर्ष 2024-25 के लिए कितने प्रतिशत ब्याज देने की घोषणा की है। तो देखिए यह है 8.25%। ठीक है ना? और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, जब भी वह कोई परिवर्तन करता है तो यह परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। अब देखिए 2024-25 में ईपीएफओ क्या करेगा, जो ईपीएफ है, जो कर्मचारी भविष्य निधि है जो जमा है बैंकों में, उस पर 8.25% ब्याज देने का फैसला किया है। देखिए वर्ष 2023-24 में भी जो ईपीएफ पर ब्याज दर था वो कितना था, वह 8.25% ही था। ठीक है ना? तो देखिए वर्ष 2023-24 में जितना ब्याज दर था उसी को आगे बढ़ा दिया गया, कंटिन्यू किया गया है। और वर्ष 2024-25 में भी ईपीएफ पर जो जमा ब्याज दर है वह है 8.25%। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना? चलिए आज के दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। तो देखिए चालू वित्त वर्ष जो 2024-25 की तीसरी तिमाही का मतलब है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। ठीक है, इसमें भारत की जो जीडीपी विकास दर है वह कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। तो ऑप्शन ए है 6.0%, ऑप्शन बी है 5.9%, ऑप्शन सी है 6.2% और ऑप्शन डी है 6.4%। ठीक है, तो बताइए कि वर्ष 2024-25 का जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें जो तीसरी तिमाही है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो भारत की जीडीपी विकास दर है वह कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए वह दर्ज की गई है 6.2%। ठीक है ना? जो जीडीपी विकास दर है चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में, तो भारत का जीडीपी विकास दर कितना दर्ज किया गया है, 6.2%। ठीक है ना? एक खास बात है, भारत का जो विकास दर है 6.2%, ये चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, इन जैसे तमाम विकसित और विकासशील देशों में सबसे अधिक है। ठीक है ना? सबसे अधिक है। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष में भी वर्ष 2024-25 में जो भारत की ग्रोथ रेट है वह दुनिया में सबसे अधिक होगी। ठीक है ना? याद रखिएगा, भारत की जो ग्रोथ रेट है वह अभी भी दुनिया में सबसे अधिक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यह भी। अगला देखते हैं। आज का जो हमारा तीसरा प्रश्न है वह है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है वर्ष 2025-26 के लिए। ठीक है ना? तो आपको बताना है कि आईएमएफ द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को कितने प्रतिशत अनुमानित किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन ए है 6.1%, ऑप्शन बी है 6.2%, ऑप्शन सी है 6.5% और ऑप्शन डी है 6.7%। ठीक है, तो बताइए कि जो आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है। तो जल्दी से अपने आंसर बताइए। तो देखिए
6.5%। मतलब आईएमएफ ने जो भारत की 2025-26 के लिए विकास दर बताई है जीडीपी की, वो कितनी बताई है? 6.5%। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आईएमएफ के अनुसार, आईएमएफ क्या कहता है? आईएमएफ के अनुसार, आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए, वर्ष 2025-26 के लिए, आईएमएफ के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली, सबसे तेजी से बढ़ने वाली, तेजी से बढ़ने वाली, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। ठीक है, बनी रहेगी। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो भारत की विकास दर का अनुमान आईएमएफ ने लगाया है वर्ष 2025-26 के लिए, वह लगाया है 6.5%। और आईएमएफ यह कहता है कि वर्ष 2025-26 के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा चौथा प्रश्न है वह है कि किस राज्य की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? आपको बताना है कि किस राज्य की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है राजस्थान। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि किस राज्य की सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत किया है राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना यह किसके लिए है? स्कूली बच्चों के लिए है। ठीक है ना। अब देखिए, यह जो बीमा योजना है यह दुर्घटना बीमा योजना है। क्या है? दुर्घटना बीमा योजना। शिक्षा संजीवनी बीमा योजना क्या है? यह दुर्घटना बीमा योजना है एक। ठीक है, और इसके तहत क्या किया गया है? राजस्थान सरकार ने इसके तहत बच्चों को 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, निर्णय लिया है। किसने निर्णय लिया है? राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, तो जो स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है उसकी शुरुआत राजस्थान सरकार ने की है। यह राजस्थान राज्य में शुरू की गई है और यह एक दुर्घटना बीमा है। इसके द्वारा बच्चों को 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय राजस्थान की सरकार ने लिया है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो यह शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 26 फरवरी 2025 को। 26 फरवरी 2025 को इसकी शुरुआत हुई। ठीक है ना, इसकी शुरुआत हुई और कहां से हुई? राजस्थान के उदयपुर में, उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल से। ठीक है, उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल से। ठीक है, तो 26 फरवरी 2025 को राजस्थान की सरकार ने शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की शुरुआत की और कहां से शुरू किया? उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल से इसकी शुरुआत की। ठीक है ना, इन दो फैक्ट को याद रखिएगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो शिक्षा संजीवनी बीमा योजना है यह एक दुर्घटना बीमा योजना है और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन बच्चों को 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय किसने लिया है? यह लिया है राजस्थान की सरकार ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने चौथा बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 जीता है? आपको बताना है कि किस देश ने चौथा, ठीक है, चौथा है बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 जीता है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चौथा बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 किस देश ने जीता है? तो देखिए, वह जीता है इंडोनेशिया ने। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया ने चौथा बैडमिंटन मिश्रित चैंपियनशिप 2025 जीत लिया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडोनेशिया ने किसको हराकर जीता है? तो उप विजेता कौन है? विजेता तो इंडोनेशिया है, तो उप विजेता कौन है? तो उप विजेता है चीन। ठीक है, तो विजेता है चौथे बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 का इंडोनेशिया विजेता है और उप विजेता है चाइना। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का हमारा छठवां प्रश्न है,
हाल ही में मुंबई में भारत कालिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछ ले कि भारत कालिंग सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहां हुआ, तो कहां हुआ? मुंबई में हुआ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे हिस्से में कि हाल ही में मुंबई में भारत कालिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन ए है शिवराज सिंह चौहान ने, ऑप्शन बी है पीयूष गोयल ने, ऑप्शन सी है अमित शाह ने और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी ने। तो आप बताइए कि भारत कालिंग सम्मेलन मुंबई में 2025 का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया है? जल्दी से अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब देखिए, भारत कालिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई में पीयूष गोयल ने किया है। ठीक है ना, और आप जानते हैं कि पीयूष गोयल कौन है? यह है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री। ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और इन्होंने भारत कालिंग सम्मेलन 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया। ठीक है ना, और इन्होंने अपने संबोधन में बताया कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार भारत में नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक है। ठीक है, अब देखिए, भारत कालिंग सम्मेलन कहां हुआ? तो यह हुआ मुंबई में। इसका उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल ने इसका उद्घाटन किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल, और इन्होंने अपने संबोधन में बताया कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार भारत में नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास में सहायक है। ठीक है, तो इन्हें याद रखिएगा, भारत कालिंग सम्मेलन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं। आज का हमारा 7वां प्रश्न है, 6 मार्च को एथेना लैंडर चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा। कब लैंड करेगा? 6 मार्च को। क्या नाम है इसका? एथेना लैंडर, और यह कहां लैंड करेगा? चंद्रमा के साउथ पोल पर। ठीक है ना, अब एथेना लैंडर को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? देखिए, भारत का चंद्रयान 3 मिशन तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यानी साउथ पोल पर लैंड कर गया है। अब बहुत से देश लगातार प्रयासरत हैं वहां पे लैंड करने के लिए। तो देखिए, एथेना लैंडर नामक एक और अभियान भेजा गया है चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करने के लिए। ठीक है, तो किस देश ने यह लैंडर लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है जापान। तो बताइए, एथेना लैंडर को किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि एथेना लैंडर किस देश का मिशन है। ठीक है, अब देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ठीक है, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ठीक है, उसे जो है जल्दी से चंद्रमा पर इंसानों की बसाने के लिए व्यवस्था करनी है। ठीक है, वो बहुत जल्दी इंसानों को चंद्रमा पर बसाना चाहता है और उसके लिए वह रोज नए नए प्रयोग कर रहा है। तो नासा ने एथेना लैंडर को चंद्रमा के साउथ मिशन पर भेजा है। ठीक है ना, अब देखिए, जो एथेना मिशन है इसका उद्देश्य क्या है? ये जो एथेना मिशन है इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह जो है उद्देश्य देख लेते हैं कि एथेना मिशन का उद्देश्य क्या है। एथेना मिशन का उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह के बारे में पता करना, सतह और उसके नीचे मौजूद पानी ठीक है, चंद्रमा की सतह और उसके नीचे मौजूद पानी और अन्य संसाधनों की खोज और अन्य खनिज संसाधनों की खोज। ठीक है, खनिज संसाधनों की खोज करना। ठीक है, संसाधनों की खोज करना। ठीक, तो एथेना मिशन क्या है? यह नासा का एक मिशन है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरेगा और इसका उद्देश्य है चंद्रमा की सतह और उसके नीचे मौजूद पानी और अन्य खनिज संसाधनों की खोज करना है। ठीक है, एक खास बात और है कि यह अपने साथ जो है नोकिया का LTE 4G कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है, 4G कम्युनिकेशन सिस्टम को यह अपने साथ ले गया है। ठीक है ना, 4G नोकिया का LTE 4G कम्युनिकेशन सिस्टम को अपने साथ ले गया है। ठीक है, अपने साथ ले गया है कौन सा ले गया है? यही एथेना लैंडर। ठीक है, ले गया है और इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य है कि वहां पे 4G नेटवर्क को चालू करना, ठीक है, ताकि जो अंतरिक्ष यात्री हैं उन्हें संचार की सुविधा मिल सके, ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को संचार की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, संचार की सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है, इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेना लैंडर क्या है? अपने साथ नोकिया का LTE 4G कम्युनिकेशन सिस्टम भी ले गया है, और इसका उद्देश्य क्या है? LTE 4G नोकिया का, इसका उद्देश्य है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को संचार की सुविधा उपलब्ध कराना। मतलब एक तरफ तो चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी ली जाएगी, उसकी सतह के नीचे जो मौजूद पानी और अन्य खनिज संसाधन है उसके बारे में जानकारी ली जाएगी, साथ ही वहां 4G नेटवर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यात्री जाएं उन्हें संचार की सुविधा उपलब्ध हो, संचार की असुविधा न उठाना पड़े, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एथेना लैंडर किस मिशन किससे संबंधित है? तो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड करेगा, ठीक है। तो यह चंद्रमा पर पानी की खोज से संबंधित है एथेना लैंडर, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने लॉन्च किया है एथेना लैंडर को, ठीक है। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 8वां प्रश्न है, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा। सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है जल थल रक्षा 2025, यह कहां आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन ए है द्वारका में, ऑप्शन बी है गांधीनगर, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। तो बताइए, जल थल रक्षा 2025 यह एक सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन कहां किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया जाएगा द्वारका में। द्वारका कहां स्थित है? ऑप्शन ए सही है। और द्वारका कहां स्थित है? द्वारका स्थित है गुजरात में, ठीक है। द्वारका कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो यह गुजरात के द्वारका में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, जो जल थल रक्षा 2025 था सैन्य अभ्यास, इसमें शामिल कौन कौन हुआ? तो वह हुई भारतीय सेना। कौन हुई? एक हुई भारतीय सेना, दूसरे थी भारतीय तटरक्षक बल, और तीसरा इसमें सम्मिलित था मरीन पुलिस, प्लस क्या था? मरीन पुलिस, ठीक है। अब इन तीनों ने साथ मिलकर जल थल रक्षा 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, ठीक है ना। अब कहां आयोजन हुआ? तो बेट द्वारका में, गुजरात के बेट द्वारका में इसका आयोजन हुआ, ठीक है। बेट द्वारका में इसका आयोजन हुआ। अब इसका उद्देश्य जान लेते हैं। उद्देश्य, तो पहले तो बेट द्वारका एक द्वीप है, ठीक है, जहां पे इसका आयोजन हुआ। तो उद्देश्यों में देख लेते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था। इसका पहले तो बेट द्वारका में आयोजित हुआ, तो वह एक द्वीप है, तो द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, ठीक है, मजबूत करना, यह पहला उद्देश्य था, ठीक है ना। अब इसका पहला उद्देश्य है ये। दूसरा उद्देश्य क्या है? तो दूसरा उद्देश्य था जो जल थल अभियान 2025 हुआ था, जल थल रक्षा 2025, ठीक है। अब दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अवैध अतिक्रमण रोकना। क्या है? द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना, ठीक है ना। और तीसरा क्या है? विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना। तीसरा क्या है? विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, ठीक है, समन्वय स्थापित करना, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो भारतीय सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 है, इसका आयोजन हुआ है द्वारका में। इसमें भाग किसने लिया है? भारतीय सेना ने, उसके साथ भारतीय तटरक्षक बलों ने और मरीन पुलिस ने भी हिस्सा लिया था। अब बेट द्वारका का जो आयोजन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, दूसरा था अवैध अतिक्रमण को रोकना, और तीसरा था विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंटों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, आज का हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? आपको बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहला FIR,
मतलब आपको एफआईआर कराने के लिए भी थाने जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपके ईमेल से ही आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी थाने में। ठीक है, तो ईमेल के जरिए ई एफआईआर दर्ज करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है ना। अब ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है पुदुचेरी और ऑप्शन डी है लद्दाख। तो बताइए कि पहला ईमेल जो एफआईआर के पहला ईमेल के जरिए एफआईआर किस राज्य में दर्ज किया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए जम्मू कश्मीर में। क्या आप सोच सकते हैं इस उत्तर को? जम्मू कश्मीर में ईमेल के जरिए पहली ई एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है ना। अब देखिए ई एफआईआर से मतलब क्या है, क्योंकि आपको जो है थाने जाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑनलाइन एफआईआर कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन एफआईआर एफआईआर कर दिया। ठीक है, ऑनलाइन एफआईआर आपने कर दिया, इसलिए आपको थाने जाने की जरूरत नहीं है एफआईआर करने के लिए। ठीक है, और यह जो है पहली ई एफआईआर इस प्रकार की जो दर्ज हुई है, ईमेल के जरिए दर्ज हुई है, और किस राज्य में? जम्मू कश्मीर राज्य में यह दर्ज हुई है। ठीक है, अब देखिए जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता जिसे जुलाई से शुरू किया गया है इस बार, तो इसे जो है बीएनएस के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? भारतीय न्याय संहिता को बीएनएस के नाम से भी जानते हैं। और भारतीय न्याय संहिता ऐसा कहती है कि अगर ईमेल के जरिए भी कोई ईमेल के जरिए भी कोई शिकायत करता है, तो उसके ईमेल को आधार बनाकर कोई एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पहली एफआईआर ईमेल से, पहली ई एफआईआर किस राज्य में दर्ज की गई है? तो जम्मू कश्मीर में दर्ज की गई है। ठीक है ना, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर आप जानते हैं कि यह केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर में पहली ई एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे यानी 23 मार्च के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।